अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और उसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का प्रीवियस टॉपिक्स में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं जिसमें एवोगैड्रो नंबर, फिर एवोगैड्रो नंबर के बाद आपको मैंने उसके अंदर मैंने आपको मोलर वॉल्यूम भी करवा दिया है और मोलर वॉल्यूम के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैंने आपको करवा दिया। उस लेक्चर्स को लाजमी देखिएगा, बहुत इजी में ऐसे इजी में आपको बताया कि वीक से वीक स्टूडेंट्स भी उसको अगर सुन लेता है तो उसके माइंड में भी चीजें आएंगी, वो कंफ्यूज नहीं होगा। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि एक चीज अगर थोड़ी सी समझ आती है तो आगे जाके मुझे पता नहीं चलता। ठीक है स्टूडेंट्स, उन वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका बहुत फायदा होगा। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे टॉपिक 1.6 स्टैचोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। इसके बाद ये जो तीन टॉपिक आपको नेक्स्ट आएंगे, आपको 1.7 और 1.8 और इनकी जो रिलेटेड एग्जांपल्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पीछे वाली तो सारी एग्जांपल्स वो देता है चाहे नहीं देता, वो 50-50% चांसेस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आएंगे ये तीनों टॉपिक के अंदर, तो इन तीनों टॉपिक्स को अच्छी तरह समझिएगा। अगर आप स्टैचोमेट्री आज समझ गए ठीक से तो याद रखिएगा नेक्स्ट टू जो आपके कंसेप्ट हैं वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैचोमेट्री। अच्छा, स्टैचोमेट्री क्या, दो वर्ड हैं इसमें आपको नजर आ रहे हैं, स्टैचो और मीट्री। आमतौर पर जो स्टूडेंट्स है ना वो इसको वर्ड को गलत पढ़ते हैं, स्टिचोमेट्री स्टिचोमेट्री कहते रहते हैं, स्टैचोमेट्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टाइचोमीट्री, स्टाइचो का मतलब है एलिमेंट, मीट्री का मतलब है मैयर। अब मतलब क्या हुआ, आपको स्टूडेंट्स एक बात बताऊं, हमारी जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उसमें ये स्टाइचोमीट्री का जो प्रोसेस है ना बहुत गौर से किया जाता है। तमाम इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी आपके केमिकल्स बनते हैं, सारा प्रोसीजर जो अपनाया जाता है स्टैचोमेट्री है। हत्ता कि आप हम जो डेली रूटीन में भी कुछ ऐसे काम करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, उसकी एग्जांपल्स भी दूंगा, वहां पे भी स्टैचोमेट्री का प्रोसीजर अपनाया जाता है। अब देखो इंडस्ट्री वगैरह क्या करते हैं, फर्ज करें मैंने ना 100 ग्राम अनमोनिया बनानी है, मैंने क्या बनानी है 100 ग्राम अनमोनिया। अब आपको पता है जो अनमोनिया होती है ना वो होता है आपके पास NH3। अब ये आपके पास अनमोनिया एक प्रोडक्ट है, इसको बनाने के लिए मैंने टास्क दे दिया, मैंने माइंड में सोच लिया या मुझे मेरे मैनेजर ने टास्क दिया, उसने कहा 100 ग्राम मुझे अनमोनिया दे बना के। उसके लिए तुझे क्या, अब मैं माइंड में क्या लगाऊंगा, मैं माइंड में आइडिया लगाऊंगा कि अच्छा इसके लिए मुझे नाइट्रोजन कितने चाहिए, इसके लिए मुझे हाइड्रोजन के कितने ग्राम चाहिए। तो जब मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उतने उतने ग्राम में ले लूंगा जितने ग्राम में मुझे 100 ग्राम अमोनिया बन जाए, तो इस होल प्रोसीजर को आप क्या कहोगे, ये आपका स्टैचोमेट्री कहलाएगा। ठीक है, यहां तो अब यहां से आपको एक चीज पता चल रही होगी, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्ज करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मैंने ली, मैंने अमोनिया बना ली। अब ये आप चीज ऐसे ही समझ लें जैसे कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये तो वही बात हुई जो 10th क्लास में हमने पढ़ा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। जी बिल्कुल वही है, जब या प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना। ठीक है, मुझे मेरे मैनेजर ने कहा, उसने कहा भाई नाइट्रोजन तुझे इतनी दी है, हाइड्रोजन तुझे इतनी दिया है, हमें बता कि तू अमोनिया कितनी बना के हमें देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका स्टैचोमेट्री कहलाता है। अब जर्नल से एग्जांपल सुनो, तीन बिल्डिंग का मैंने ना 3 फ्लोर मैंने बनाने थे एक बिल्डिंग के। अब मैंने उससे पूछा मिस्त्री से, मैंने कहा भाई मुझे एक बात बता, इसमें मेरी रेत कितनी लगेगी, सीमेंट कितना लगेगा, सरिया कितना लगेगा, बजरी कितनी लगेगी, ईंटें कितनी लगेगी, मुझे 3 फ्लोर मैंने बनाने एक बिल्डिंग के, मुझे आइडिया लगा के बता। अब इसका मतलब है जो ये रेत सीमेंट बजरी ईंटें जो हैं ये तमाम क्या है, रिएक्टेंट्स। और मैंने माइंड में उसको बता दिया, मैंने उससे शेयर कर लिया कि भाई 3 फ्लोर तूने मुझे बना के देने हैं। तो अब रिएक्टेंट्स क्या हैं, वो चीजें जो एक बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज होंगी, और ये तमाम चीजें आपकी रिएक्टेंट्स हैं
और बिल्डिंग जो बनानी है 3 फ्लोर की वो आपकी प्रोडक्ट कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बात को अंडरस्टैंड कर गए हैं। अब समझ लें कि ये स्टैचोमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आप अपने डेली रूटीन में भी हम ये स्टैचोमेट्री का अमल करते हैं। अब देखें, अब इसकी हम ना डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन क्या है जरा देखिएगा ध्यान से। स्टैचोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी, लिखते हैं इन विच वी स्टडी द क्वांटिटेटिव relationship between reactant and product in balance chemical equation। आप देखें स्टूडेंट्स, आपकी इस डेफिनेशन में ना 3 चीजें छुपी हैं। नंबर 1 क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, नंबर 2 रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, नंबर 3 बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब मैं ना रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से शुरू करता हूं। देखो, मैंने अगर अनमोनिया बनानी है तो उसके लिए अनमोनिया एक मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके लिए मुझे रिएक्टेंट कौन कौन से चाहिए, मुझे नाइट्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, और जितनी जितनी मकदार में मैं उसको कन्वर्ट कर लूं कि भाई मैंने 100 ग्राम अगर अनमोनिया बनानी है और उसके लिए मुझे नाइट्रोजन कितनी चाहिए, उसके लिए मुझे हाइड्रोजन कितनी चाहिए, तो ये मेरे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आ गए। वो जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है ना, वो किस में होने चाहिए, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन तो आप समझ गए, ये मैंने जो ऊपर लिखी है ये आपकी एक इक्वेशन है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, आप स्टूडेंट्स को ये आइडिया होना चाहिए कि इक्वेशन 2 तरह की होती हैं। एक आपकी न्यूक्लियर इक्वेशन होती है और एक आपकी केमिकल इक्वेशंस होती हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी, ऐसी इक्वेशन। अब देखो, मैं यहां पे पहले लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाए। ऐसी इक्वेशन मिसाल के तौर पर ये देखो, H2 प्लस O2, ये मेक्स क्या करता है, H2O। अब इसको मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहूंगा कि नहीं कहूंगा, ये कैसे आइडिया होगा। अब ये मेरे, ये देखो, ये रिएक्टेंट्स हैं 2, ये एक प्रोडक्ट बन गई। अब ये रिएक्टेंट्स और से जो हमारे पास पानी बना है, ये क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुई ना, तो समझ लीजिएगा कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रही है ना, वो स्टोइचियोमेट्री के प्रोसेस के अंदर आ रही है, ठीक है। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है तो इसका मतलब है इसके ऊपर स्टोइचियोमेट्री का जो प्रोसेस है ना वो अप्लाई नहीं होगा। अब कैसे पता चलेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे और इक्वेशन की राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स है ना उनके एटम जो है सेम होने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। इक्वेशन की राइट साइड पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ले जी, ये तो काम ठीक है, सेम है। इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे देखो ऑक्सीजन आपके पास 2 है, लेकिन राइट साइड पे इक्वेशन के राइट साइड पे आपको ऑक्सीजन 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। अब इसको पहले बनाओ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर रिएक्टेंट्स को बैलेंस करो, फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओ और प्रोडक्ट से फिर उसको स्टोइचियोमेट्री में अप्लाई कर दो। अब इसको मैंने कैसे बनाना है, अगर मैंने इसको बैलेंस करना है तो कैसे बनाना है, मैं लिखूं 2H, फिर नीचे ये 2, एच के साथ फिर 2, 2 2 सर 4 हो गया, प्लस O2 तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं, ओके। मेक्स 2H2, 2 2 सर 4 प्लस 2O। अब देखो O आपके कितने बन गए, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब हाइड्रोजन कितने बन गए, हाइड्रोजन आपके लेफ्ट साइड पे 2 2 सर 4 और राइट साइड पे भी 2 2 सर 4। अब ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, फॉर्म हो गई। अब यहां से जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में फॉल कर रहे हैं, आ रहे हैं। अब इससे हम अपना थर्ड पार्ट देखें डेफिनेशन का तीसरा पार्ट हमें क्या कहता है, डेफिनेशन का तीसरा पार्ट हमें यह कह रहा है कि आपके जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है ना उनके दरमियान रिलेशनशिप होना चाहिए, कौन सा, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से क्या मुराद है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप 3 तरह के होते हैं, पहले मैं आपसे वो डिस्कस करता हूं। नंबर 1 मैस, नंबर 2 मोल,
नंबर 3 वॉल्यूम। अब देखो स्टूडेंट, क्वांटिटी में 3 चीजें आती हैं। क्वांटिटी कहते हैं मकदार, जी ये चीज कितनी मकदार में है, जी मेरे पास बनाना है कितनी मकदार में है, जी मेरे पास बनाना का साइज कितना है, मेरे पास एप्पल्स हैं उसका साइज कितना है, वो एप्पल का वॉल्यूम कितना है, कितनी जगह वो घेरेंगे। बात को समझ रहे हो? तो क्वांटिटी हमेशा 3 चीजों में मेजर की जाती है, मैस मोल और वॉल्यूम में। ओके हो गया। अब जो मेरे पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो मेरे पास होने चाहिए क्वांटिटेटिव, मतलब वो मेरे पास मैस में होने चाहिए, या मेरे पास मोल में होने चाहिए, या मेरे पास वॉल्यूम में होने चाहिए। तो क्या ये मैस में है? मैं अगर अमोनिया की बात करूं तो मैंने ये टास्क लिया था अपने मैनेजर से कि भाई उसने मुझे कहा 100 ग्राम मुझे अमोनिया बना के दो। तो 100 ग्राम क्या, ग्राम एक मैस ही होता है ना, आपने पीछे टॉपिक्स में पढ़ा है, मैस से तो ग्राम से ही तो हम मोल बनाते हैं, सही है। तो इसका मतलब मुझे मेरे पास जो प्रोडक्ट थी वो मेरे पास थी 100 ग्राम मैस में थी। अब मेरे पास रिएक्टेंट्स भी मैस में होने चाहिए, या मैस में भी हो सकते हैं, या मोल में भी हो सकते हैं, या वॉल्यूम में भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की अगर राइट साइड पे आपको मैस में चीजें दी हुई हैं, रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, तो लेफ्ट साइड पे जो प्रोडक्ट है वो भी मैस में हो। आपकी अगर राइट साइड पे जो आपके रिएक्टेंट्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर वो मैस में है, तो लेफ्ट साइड पे आपकी जो प्रोडक्ट्स हो सकती हैं वो भी मैस में हो सकती हैं, या लेफ्ट साइड पे जो राइट साइड पे जो प्रोडक्ट्स है वो आपकी मोल में भी हो सकती है, या राइट साइड पे जो आपकी प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम में भी हो सकती है। या इसको वाइस वर्सा कर लो, वाइस वर्सा का मतलब है कि उल्ट कर लो। अगर आपके प्रोडक्ट राइट साइड पे मैस में है तो लेफ्ट साइड पे जो आपके रिएक्टेंट्स है वो मैस में भी हो सकते हैं, लेफ्ट साइड पे जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो मोल में भी हो सकते हैं, और लेफ्ट साइड पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो वॉल्यूम में भी हो सकते हैं। बात को अंडरस्टैंड कर लें। अब देखो, अब अमोनिया बनानी है 100 ग्राम, मेरे मैनेजर ने कहा, तो उसके लिए जो मुझे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मुझे लेनी पड़ेगी वो भी मुझे ग्राम्स में लेनी पड़ेगी, ठीक है। या मैं ग्राम्स में लूंगा उनको, या मैं उनको मोल में लूंगा, या मैं उनको वॉल्यूम में लूंगा। तो इस तरह आपने क्या सीखा कि आपकी जो स्टाइचोमेट्री का जो प्रोसेस है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो किस में आ रहे हैं, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आ रहे हैं, वो हमेशा क्वांटिटेटिव, उनके दरमियान, वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान कौन सा रिलेशन होना चाहिए, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। या तो ये अगर रिएक्टेंट्स आपके मैस में है तो प्रोडक्ट्स में भी, प्रोडक्ट भी आपकी मैस में होगी। अगर रिएक्टेंट आपके मैस में है तो प्रोडक्ट आपकी मोल में भी हो सकती है। अगर रिएक्टेंट आपके मैस में है तो प्रोडक्ट आपके वॉल्यूम में भी हो सकती है, ठीक है। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे ये वाटर की एग्जांपल है, तो अगर रिएक्टेंट यहाँ पे लिया मैंने मैस में, मैस मतलब ग्राम में लिए, तो मेरी प्रोडक्ट मैस में भी हो सकती है, ओके। अगर रिएक्टेंट्स मैंने फिर लिए मैस में तो प्रोडक्ट मेरी मोल में भी हो सकती है, ओके स्टूडेंट्स। अगर रिएक्टेंट्स मैंने लिए मैस में, ग्राम में, तो प्रोडक्ट मेरी वॉल्यूम में भी हो सकती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से आपने ना, यहां से जी आपने 3 रिलेशनशिप भी सीख ली है। अगर आपके रिएक्टेंट्स मैस में होंगे और प्रोडक्ट भी बन रही है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, प्रोडक्ट भी बन रही है मैस में, तो इस रिलेशनशिप को कहोगे आप मैस टू मैस रिलेशनशिप, ठीक है। अगर या वाइस वर्सा, इसको आप ऐसे भी अपने एग्जामिनर को बता सकते हो कि जी अगर हमारी प्रोडक्ट मैस में है तो रिएक्टेंट भी मैस में है, तो इसको मैं मैस टू मैस रिलेशनशिप कहूंगा। अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट मेरी मैस में है लेकिन प्रोडक्ट मेरी बन रही है किसमें, मोल में, तो इसको मैं कहूंगा मैस टू मोल रिलेशनशिप, ओके। या इसको वाइस वर्सा करो, वाइस वर्सा मतलब उल्ट करो। अगर मेरी प्रोडक्ट मोल में है, अगर मेरे मैनेजर ने कहा कि प्रोडक्ट बना के दे मोल में, लेकिन मैं उसके लिए जो रिएक्टेंट यूज कर रहा हूं वो मैं मैस में यूज कर रहा हूं, तो ये मेरा मैस टू मोल रिलेशनशिप कहलाएगा, ठीक है। अगर रिएक्टेंट से मोल में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं फिर मैस टू मोल, अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आते हैं तो मोल टू मैस, ओके स्टूडेंट्स। अगर मेरे पास रिएक्टेंट मैस में है, प्रोडक्ट मेरे पास बन रही है वॉल्यूम में, तो याद रखिए अगर एक प्रोडक्ट वॉल्यूम में बन रही है तो वो प्रोडक्ट आपकी गैस होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट वॉल्यूम में बन रही है तो आप इस रिलेशनशिप को क्या कहोगे, मैस टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, या उल्ट कर लो वाइस वर्सा कर लो, या वॉल्यूम टू मैस रिलेशनशिप, ओके स्टूडेंट्स। ये आपकी डेफिनेशन का जो कंसेप्ट था, इंतहाई इंपॉर्टेंट आपकी ये डेफिनेशन थी और बहुत ज्यादा पेपर में आती है। इसका जो कंसेप्ट था ये आपको मैंने बता दिया। अब इसके अंदर जो आपके टॉपिक में आपको चीजें आती हैं वो कहता है अजम्पशन बताओ। जब स्टैचोमेट्री का हमने प्रोसीजर लगाना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसके उसके लिए मुझे क्या क्या माइंड में मफरूजात रखने पड़ेंगे, मुझे क्या क्या सोचना पड़ेगा, माइंड में मफरूजा रखना पड़ेगा, अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं।
अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखो अजम्पशंस ऑफ स्टाइचोमेट्री। अब देखो अजम्पशंस क्या होती हैं। अजम अजम्पशंस मफरूजी, तीन अजम्पशंस हैं स्टूडेंट्स, थ्री अजम्पशंस हैं आपके पास इस टॉपिक में। नंबर वन, आपने क्या अज्यूम करना है, आपने अज्यूम करना है ऑल रिएक्टेंट्स शुड बी चेंज इनटू प्रोडक्ट। नहीं जी, इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको क्या मतलब। वो कहता है आपने जितने भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने जितने भी रिएक्टेंट्स लिए होंगे ना, चाहे दो लिए हों चाहे तीन लिए हों, आपके वो रिएक्टेंट से जब उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन के आ रही हो ना, तो वो प्रोडक्ट में वो सारे रिएक्टेंट से चेंज होने चाहिए। मिसाल के तौर पर ये देखें, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं कहता हूँ सी प्लस O2, सी मेरे पास कार्बन, O2 ऑक्सीजन मेक्स CO2। तो क्या ये मेरे पास देखो यहाँ पे मेरी कार्बन थी, कार्बन 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 जब रिएक्टेंट थी ना, तो प्रोडक्ट में कार्बन शो हो रही है जी, चेंज हो गई है, कंप्लीटली चेंज हो गई है ना। कार्बन यहाँ पे एक था, एक मोल था कार्बन का, यहाँ पे भी आपको एक मोल ही कार्बन का नजर आ रहा है प्रोडक्ट में। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन के दो मोल हैं, ठीक है, ऑक्सीजन आपके पास ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, तो यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन के दो एटम्स, एक तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, दूसरा इसमें इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने रिएक्टेंट्स हैं वो दोनों रिएक्टेंट्स आपको यहाँ प्रोडक्ट में भी शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इस अमल को कहते हैं कि ये मफरूजा लेना स्टाइचोमेट्री में कि आप जितनी चीज बना रहे हो ना, उसके रिएक्टेंट्स वो कंप्लीटली चेंज हो जाने चाहिए किसमें, प्रोडक्ट में। ये ऐसे ही जैसे 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी थी हमने, अगर हमने उसके लिए सीमेंट लिया है, बजरी लिया है, सरिया लिया है और ईंटें लिए हैं, वो तमाम यूज होनी चाहिए जब आपका 3 फ्लोर आपके बिल्डिंग की तमीर हो जाए। ये नहीं कि आपका जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वो आपने किसका बना लिया, वो तो आपने गत्ते का बना लिया, या उसमें कोई और मटेरियल, उसमें ईंटें नहीं यूज की, उसमें आपने कुछ और ही यूज कर लिया, ठीक है ना। या उसमें आपने ईंटें जो खुद लेके आए थे आप, मतलब जो ईंटें आपने बाहर रखी हुई थी घर के बाहर यूज करने के लिए, उन ईंटों को छोड़ के आपने कोई और चीज ही, कोई दूसरी किस्म की ईंटें ले आए, उनको यूज कर लिया। नहीं, आपने जो रिएक्टेंट्स लिए होंगे उन्हीं रिएक्टेंट्स को चेंज करना है प्रोडक्ट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये असम्पशन आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड देखिएगा, नो नो साइड रिएक्शन इज अकर। अब इसको समझे, कहता है जब भी आप रिएक्शन कर रहे हो ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जब आप स्टाइचोमेट्री का अमल कर रहे हो ना, तो आपका कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। साइड रिएक्शन मींस क्या, ये देखो जैसे मैंने एग्जांपल ली, सी और O2, सी कार्बन और ऑक्सीजन जब मिले ना, तो उन्होंने क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इस रिएक्शन के दरमियान में कार्बन मोनोऑक्साइड भी थोड़ी थोड़ी सी बनी जा रही है, या उसकी भी कोई ना कोई मकदार आ रही है, तो याद रखना वो नहीं हमने अपने मफरूजे में लेनी, उस काम में हमने ये नहीं करना। ये ऐसे ही है जैसे मैं 3 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहा हूं, तो 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनाते बनाते मैं क्या कर रहा हूं, मैं साथ में ना थोड़ी सी ना थोड़ा सा कोई गोदाम टाइप भी चीज बनाई जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन वो कहता है नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए। अब जो रिएक्टेंट्स जिस काम के लिए रिएक्टेंट्स लेके आए थे ना, वो ही प्रोडक्ट आपकी बननी चाहिए। उसके साइड पे अगर कोई ऑटोमेटिकली भी कोई प्रोडक्ट बन रही है ना, तो वो भी नहीं बनना चाहिए। और आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ये मफरूजा जो है, ये मफरूजा एक्चुअली में असल में फैक्ट से रिलेटेड नहीं है, हकीकत में इस मफरूजे का कोई कंसेप्ट नहीं है। क्योंकि केमिस्ट्री जब भी आप करते हो ना, केमिस्ट्री में आप जब भी कोई ना कोई रिएक्शन करते हो, तो उस रिएक्शन के प्रोसेस में या उस रिएक्शन के अमल में आपको कोई साइड पे थोड़ा सा रिएक्शन भी शो हो रहा होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे आप खुद अज्यूम करोगे, तो ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब नंबर थर्ड देखें, जो अजम्पशन और लास्ट, नंबर थर्ड अजम्पशन वो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass and law of definite proportion should be obey। अब इस चीज को समझें, वो कहता है ये जो स्टाइचोमेट्री का अमल है ना, इसमें ना
तीसरा काम जो तीसरी जो अजम्पशन आपने रखना चाहिए वो आपने ये मायने में रखनी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये दोनों स्टैचोमेट्री के अमल में इन दोनों का मतलब काम होना चाहिए, ये दोनों ओबे होने चाहिए, ये दोनों लॉ पूरे पूरे उतरने चाहिए। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है पहले ये समझो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का मतलब ये है कि अगर फर्ज करो स्टूडेंट्स, फर्ज करो अब यहाँ पे देखो मैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाह रहा हूँ, तो आप स्टूडेंट्स को अगर मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने परसेंट बनी है, तो याद आपको पीछे मोल का कंसेप्ट भी आपने पढ़ा, आपने एवोगैड्रो का भी कंसेप्ट पढ़ा, आप स्टूडेंट्स को ये पता हो जाना चाहिए कि अब चलो रिएक्टेंट की बात करते हैं। अब रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, कार्बन, कार्बन का एक एटम है, तो कार्बन का मैस कितना होता है 12, 12 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये जी यहाँ पे कार्बन जो रिएक्टेंट में यूज हुई है वो तो ये 12, ओके 12 ग्राम, ये साथ में मैंने जी लिख लिया। प्लस ऑक्सीजन कितनी है, 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के 8 एटम का जो मैस होता है वो होता है 16, तो ये आ गया 32। ठीक है, अब इसमें मेक में आ गए, ये तो बन जाएगा इधर जो इन दोनों को प्लस करें 12 और 32, ये आपका 44 इस साइड पे आता है। अगर इस साइड पे भी 44 आ गया ना तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है ना वो ओबे करेगा। ठीक है, ये रिएक्शन आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ओबे करेगा। अब यहाँ पे है CO2, तो C कितना है आपका, C में एटम कितना है 1 है, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कार्बन का मैस 12 है तो ये 12 आएगा। प्लस उसमें कर लो O2 आपका कितना है 2 है इसमें एटम और 16 2 32, तो ये भी आपका कितना आ गया 44। इसका मतलब है इसने लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मैस है ना इसको ओबे किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो इसी वजह से वो स्टाइचोमेट्री के प्रोसेस में वो कहते हैं जब आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही हो ना तो उसमें जितना रिएक्टेंट में जितने ग्राम्स आपने यूज किए या रिएक्टेंट में आपने जितने मैस यूज किया है, रिएक्टेंट में आपने जितना या मोल यूज किया है या रिएक्टेंट में आपने जितना वॉल्यूम यूज किया है, उसके उसके नतीजे में जो बनने वाली प्रोडक्ट है ना अगर वो मैस में बन रही है तो याद रखिएगा जितना रिएक्टेंट का मैस है उतना प्रोडक्ट का मैस होना चाहिए, या जितना रिएक्टेंट का मैस है प्रोडक्ट के उतने मोल होने चाहिए, या जितना रिएक्टेंट का मैस है प्रोडक्ट उतने वॉल्यूम में आनी चाहिए, यानी कि उसकी मकदार चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ओबेइंग। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ओबेइंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो पूरा पूरा उतर गया। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसका क्या मतलब है, वो कहता है कि ना आपका ना इस इक्वेशन के अंदर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ओबे होना चाहिए। ओबे का मतलब यही होता है कि पूरा पूरा उतरना चाहिए। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि आपकी ये जो इक्वेशन है ना ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। तो आप स्टूडेंट्स ने यहाँ पे डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि हमने सबसे पहले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से जब हमने प्रोडक्ट बनानी है या प्रोडक्ट से हमने जब रिएक्टेंट में शिफ्ट होना है तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं है तो उसको हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये भी चीज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी हमें यही कहता है। तो ये हमारी अजम्पशन जहां पे बिल्कुल ठीक हो जाती है, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, हमने कर लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो ध्यान से एक चीज देखना, अब आपकी जो चीज रह गई है वो आपकी क्या रह गई है, वो आपकी रह गई है स्टैचोमेट्रिक अमाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैचोमेट्रिक अमाउंट, इसको करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब एक चीज जो आम तौर पे आपके कॉलेजेस वगैरह वाले आपको नहीं बताते वो है स्टैचोमेट्रिक अमाउंट। अब इस कॉन्सेप्ट को छोटा सा बिल्कुल बहुत इजी से आपने किया हुआ है, अभी आपने सीख लिया है। ये देखिएगा स्टैचोमेट्रिक, आप स्पेलिंग सारे लिख लीजिएगा, मैं सिंपल से शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ अमाउंट। ये क्या अमाउंट होती है, अच्छा वो अमाउंट जो हम ना केमिकल रिएक्शन के दौरान ना जो हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है ना उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उसमें हम उसको वाजिया करते हैं, इकट्ठा करते हैं या अज्यूम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेक CO2, तो अभी मैंने आपसे शेयर किया कि कार्बन और ऑक्सीजन आपके पास 44 ग्राम से टोटल यूज हुई है। टोटल मतलब चल मैं ऐसे लिखता हूँ तो 12 ग्राम आपसे कार्बन यूज हुई है प्लस 32 ग्राम आपसे ऑक्सीजन यूज आपने किया, और ये टोटल आपने 44 ग्राम यूज की है। और इससे जो मिला है आपको प्रोडक्ट मिली है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी टोटल आपको 44 ग्राम ही मिली है। तो याद रखिएगा ये जो अमाउंट्स आपको नजर आ रही है ना इनको कहते हैं स्टैचोमेट्रिक अमाउंट। इनका बहुत अमल दखल है, उसकी वजह क्या है देखो, मैंने अगर 100 ग्राम मैंने कहना हो कि मुझे 100 ग्राम अमोनिया बना के दो, उसमें जो मेरे वर्कर्स हैं
वो नाइट्रोजन यूज करें 80 ग्राम और हाइड्रोजन यूज करें 200 ग्राम या फर्ज करो 150 ग्राम यूज करें, तो याद रखो मैंने तो बनानी है कितनी, मैंने तो बनानी है सिर्फ 100 ग्राम, तो बाकी जो मटेरियल है वो मेरा जाया जाएगा ना। अगर वो मेरा मटेरियल जाया जाएगा उसका मुझे खर्चा भी पड़ेगा, मुझे एक्सपेंसेस भी पड़ेंगे, और हाँ थोड़ा थोड़ी थोड़ी बहुत अगर रिएक्शन के दौरान चीज अजाया भी हो जाए तो वो एक जनरल सी बात होती है। लेकिन ये बात तो नहीं कि अगर आपने एक चीज बनानी ही 100 ग्राम है, अब आप उसमें तजर्बे करने बैठ जाओ को नहीं मैं लेता हूँ इसमें 80 ग्राम मैं ले लेता हूँ नाइट्रोजन, और मैं 100 ग्राम ले लेता हूँ इसमें हाइड्रोजन, और इससे मैं 100 ग्राम अमोनिया बना लूंगा, ये तो एक गलत बात है ना। तो यही वो कह रहा है स्टैचोमेट्रिक अमाउंट एक ऐसी अमाउंट होती है जिसमें वो जो मेंजर होता है, जिसको टास्क मिला होता है, जिसको ये कहा जाता है भाई तो 100 ग्राम मुझे अमोनिया बना के दे, वो अपने जो हायर अथॉरिटी है ना उसको बताता है कि देखिए इसके लिए मैं इतनी नाइट्रोजन यूज करूंगा, इसके लिए मैं इतनी परसेंटेज में या इतनी ग्राम्स में या इतने मोल्स में या इतने वॉल्यूम में मैं अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यूज करूंगा, ताकि सर आपका जो मटेरियल है ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमोनिया गैस बनाने के लिए वो जाया ना हो। ठीक है, तो ये आपकी स्टैचोमेट्रिक अमाउंट कहलाती है। इस टॉपिक में स्टैचोमेट्रिक अमाउंट जब आप इसको हल करते हैं ना तो इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको एग्जांपल्स में मिलता है। अब एग्जांपल इसके बाद हमने नेक्स्ट करनी है, उन एग्जांपल को अच्छे से आपने देखना है। अब यहाँ पे एक चीज रह जाती है, वो रह जाती है एप्लीकेशन, ये भी आपको अक्सर नहीं करवाई जाती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसकी, स्टैचोमेट्री की, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैचोमेट्री। अब इसकी एप्लीकेशन इनका यूज कहाँ कहाँ पे है। स्टैचोमेट्री का ये जो प्रोसेस है ना होल, इसका नंबर 1 यूज है लिमिटिंग रिएक्टेंट में, जो इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, उसके अलावा यील्ड में। तो इसके दो यूजेस हैं, यूजेस भी वो कह सकता है एप्लीकेशन भी कह सकता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और दूसरा आपके पास यील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होल एक टॉपिक था किसका, स्टैचोमेट्री का। आई होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको एग्जाम के करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उनका सोल्यूशन, और साथ में स्टूडेंट्स आपको ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप उसको एक अच्छी तरह याद कर सको। ये नहीं कि आपको एक ही क्वेश्चन के इतने इतने लंबे आंसर बता दिए, उसको हल करने का भी तरीका बताया जाएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखना, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।